Election season has officially arrived and we at CNBC TV18 will keep bringing you important political developments, conversations with key leaders and key election issues. Today we are being joined by the man who changed the political landscape of Maharashtra forever. We are being joined by the Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shinde ji. नमस्कार सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि आपका अर्बन डेवलपमेंट का बैकग्राउंड है तो मैं पहले अर्बन डेवलपमेंट से ही शुरुआत करती हूँ। मुंबई की और महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो चाहे वो अटल सेतु प्रोजेक्ट हो, चाहे समृद्धि महामार्ग हो, कोस्टल रोड हो, नवी मुंबई एयरपोर्ट हो, ये सारे प्रोजेक्ट्स, इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स या तो आपके कार्यकाल में पब्लिक के लिए शुरू हो गए या होने वाले हैं। तो अगर आपकी सरकार वापस चुनकर आती है तो अगले 5 साल के लिए महाराष्ट्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कोई रोड मैप अगर आप लोगों ने सोच के रखा है? हमारे सरकार का फोकस है डेवलपमेंट और उसमें ज्यादा करके इंफ्रास्ट्रक्चर। आज मैं कहूंगा कि देश में सबसे ज्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है हमारे महाराष्ट्र में है और जिससे लोगों को काफी राहत मिलती है। जैसे अटल सेतु आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया, आज समय की बचत होती है, 2 घंटे की जगह 15 मिनट में लोग पहुंचते हैं। और ऐसे कई प्रोजेक्ट है जो कोस्टल रोड है, समृद्धि हाईवे है, बाला साहब ठाकरे समृद्धि हाईवे है, नवी मुंबई का एयरपोर्ट है, अभी मुंबई पुणे का मिसिंग लिंक है। ऐसे कई प्रोजेक्ट है, मेट्रो के का प्रोजेक्ट है जो हमारी सरकार आने के बाद बहुत तेजी से उसका स्पीड बढ़ा दिया, क्योंकि पहले पूरी तरह ठप हो चुके थे। और आगे जाके और कई जो ऐसे एक्सेस कंट्रोल रोड है, जैसे मुंबई गोवा है, जैसे नागपुर मुंबई जो हुआ उससे हम और भंडारा गोंदिया गढ़चिरौली तक लेके जाएंगे, नागपुर से गोवा तक जाएंगे शक्तिपीठ। ऐसे पूरे महाराष्ट्र में एक्सेस कंट्रोल का ग्रिड बनाएंगे। आपके मुख्यमंत्री कार्यकाल में इस बार आपकी डावोस में दूसरी ट्रिप थी, तो डावोस की ट्रिप कितनी सक्सेसफुल रही? कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसा खास एमओयू जो साइन किया हो आपने जिसके बारे में आप बात करना चाहें? पूरी तरह दावोस का जो ट्रिप है फ्रूटफुल रही। पिछली ट्रिप में 1,37,000 करोड़ के एमओयूज हुए थे और उसमें 80% एग्जीक्यूशन हुआ था। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरे जो अभी हम इस बार गए तो 3,73,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए। विपक्ष के कुछ आरोपों की बात भी कर लेते हैं। उनका कहना है कि एक एक करके जो संस्थान हो, चाहे महत्वपूर्ण संस्थान मुंबई महाराष्ट्र के या फिर प्रोजेक्ट हो, वो महाराष्ट्र के बाहर जा रहे हैं। फॉक्सकॉन वेदांता के साथ क्या हुआ वो हमने सबने देखा। डायमंड बोर्स एक एग्जाम्पल दिया जाता है। फिल्म सिटी, अब नोएडा में भी एक फिल्म सिटी तैयार है। माना ही जाता है कि इससे मुंबई की चीजों का इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्या अश्योरेंस देना चाहेंगे इंडस्ट्री को कि क्या मुंबई अब उस तरह का इंडस्ट्रियल शहर और महाराष्ट्र नहीं रहा, उस तरह का इंडस्ट्रियल राज्य, या फिर आपको लगता है कि इन आरोपों में कोई दम नहीं है? ये बात फिजूल की बात है, ये फिजूल के आरोप है, ये झूठे आरोप है। फॉक्सकॉन कंपनी जो वेदांता, वो तो उन्होंने पहले ही तय कर लिया था। हमारी सरकार तक तो 2 महीना भी नहीं हुआ था, तो पहले ही तय कर लिया था, क्योंकि वो आया, उसको हमारी हेल्प नहीं हुआ, उसको मदद नहीं मिली, तो उसने सोचा यहाँ कुछ होने वाला नहीं। उसको क्या पता कि हमारी सरकार आने वाली है, नई सरकार आने वाली है। आज आपने डायमंड के बारे में कहा, एमओयू साइन 50,000 करोड़ के एमओयू जेम्स ज्वेलरी ने नवी मुंबई में किया, दावोस में। अगर अभी हम देखते तो इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 है महाराष्ट्र। पिछली सरकार में दूसरे तीसरे नंबर में गए थे। सर, निर्णय की आपने बात की, जब आप मुख्यमंत्री पद पे जस्ट आए ही थे, आपने एक वादा किया था कि अगले 2 साल में मुंबई पॉटहोल फ्री हो जाएगी, कंक्रीट की सड़कें बन जाएंगी। हालांकि वो डेडलाइन आ चुकी है। अब क्या कोई नई डेडलाइन, क्या स्टेटस है उस प्रोजेक्ट का? क्योंकि कुछ टेंडर्स निकले भी थे, कहीं पे काम शुरू नहीं भी हुआ, वापस से भी टेंडर्स साउथ बॉम्बे के लिए निकले हैं, तो अब उसका क्या स्टेटस है? अब कोई डेडलाइन आपने नहीं? पहले जब हम सरकार में आए, मैं मुख्यमंत्री बन गया, मैंने और हमारे देवेंद्र जी ने कमिश्नर, कारपोरेशन कमिश्नर को बुलाया बीएमसी के, और मैंने उनको कहा कि अभी आप 2 फेज में पूरे कंक्रीट के रोड बनाओ। पहले फेज में 6,000 करोड़ के कंक्रीट के रोड के टेंडर हो गए, अभी काम शुरू हो गया। दूसरे फेज का जो अभी उसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रहा है और अगले बिल्कुल 2 साल के अंदर पूरा मुंबई, तो आप सीएनबीसी टीवी चकाचक हो जाएगा एकदम। 2026 तक मुंबई विल बी पॉटहोल फ्री इन नेक्स्ट 2 years, 2.5 years। मुंबई में खासकर की फिलहाल कंस्ट्रक्शन की जो इतनी साइट्स खुली हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन के लिए है, अर्बनाइजेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए है।
आने वाले बेहतर कल के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए जो वर्तमान है वो सफर कर रहा है। आप जिस भी गली में जाएं, जिस भी रोड में जाएं, सड़कें खुदी हुई हैं, कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, रात में आप सो नहीं सकते क्योंकि काम चल रहा है। तो कोई डेडलाइन मुंबईकर्स को आप देना चाहेंगे कि उनका वर्तमान कब शांत होने वाला है? अभी जितने कंस्ट्रक्शन साइट है, जो MMRD के हो या प्राइवेट हो, उनको कहा है कि आपके वजह से पोल्यूशन नहीं फैले, डस्ट मिट्टी नहीं उड़े। लेकिन वो फॉलो नहीं हो रहा सर। हाईकोर्ट ने अभी रिसेंटली पुल अप किया था स्टेट गवर्नमेंट को भी और प्राइवेट कंस्ट्रक्शन साइट्स वालों को कि आपको ऑर्डर दिए हैं कि आप वहां पे पोल्यूशन को कर्ब करें, फिर भी आप नहीं कर रहे हैं, तो वो फॉलो नहीं हो रहा है सर। नहीं, उसके लिए बिल्कुल कुछ फॉलो करेंगे, हाईकोर्ट ऑर्डर बिल्कुल फॉलो करेंगे। लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन को लेकर के, ट्रैफिक से लेकर के, नॉइज पोल्यूशन की जो समस्याएं, कितने महीनों कितने सालों में मुंबई ट्रैफिक का भी राहत देखो ना, मिलेगी? ये कोस्टल का एक पार्ट शुरू हो जाएगा। ये कोस्टल हाईवे जो मुंबई का है, MTHL की वजह से ट्रैफिक कम हो जाएगी। अभी मेट्रो, अभी कोस्टल जो है वो सेकंड पार्ट मई तक हो जाएगा, और ये विरार से, वर्सोवा से लेके आगे उत्तन मीरा भाईंदर से लेके विरार तक जाएगा, तो ये ट्रैफिक खत्म हो जाएगी। मतलब मई तक कुछ राहत मिलने की उम्मीद है? मई को ये सेकंड फेज जो है कोस्टल का वो कंप्लीट होगा। तो ये मुंबई में भी यहाँ की जो ट्रैफिक है उसको डीकंजेस्ट करने का काम भी सरकार और BMC मिलकर निश्चित रूप से करेगी। थोड़ा सा आपको मुंबई से बाहर ले जाती हूँ सर। मराठा आरक्षण जो है वो फिलहाल एक बड़ा मुद्दा है, आप लोग के लिए एक राजनीतिक मुद्दा भी बनता जा रहा है, और आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति भी हो सकती है महाराष्ट्र सरकार की, क्योंकि एक तरफ कोर्ट के रेस्ट्रिक्शन है, जब आप कोर्ट की तरफ जाते हैं तो उनका 50% वाला कैप है, एक तरफ जब आप कुणबी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं तो पूरी तरह से मराठा समाज भी आश्वस्त नहीं, और OBC समाज का कहना है कि उनके हिस्से की जो लाभ है वो मराठा समाज को दिया जा रहा है। इसमें राजनीतिक बैलेंस भी ऊपर नीचे हो रहा है। आपकी सरकार के अंदर भी बहुत सारी असहमतियां हैं। छगन भुजबल जी जो हैं वो अलग नाराज चल रहे हैं इस चीज को लेकर के। तो इसको कैसे बैलेंस करने वाले हैं सर? एक स्पेशल अधिवेशन आप लोग बुला रहे हैं एक दिन का। हाँ बिल्कुल, इसमें मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मराठा रिजर्वेशन, मराठा आरक्षण देने के लिए सरकार ने स्पेशल अधिवेशन बुलाया है 20 तारीख को, और उसकी बैकवर्ड कमीशन की रिपोर्ट भी आएगी अभी। और मराठा रिजर्वेशन देते समय OBC को बिल्कुल हम धक्का नहीं लगाएंगे, OBC का कम नहीं करेंगे, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होगा, क्योंकि सभी समाज हमारे लिए, सरकार के लिए एक समान है। फिर वो कैप कैसे मैनेज होगा? लेकिन यहाँ पर जो कैप मैनेज, एक सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया था, मराठा रिजर्वेशन रद्द कर दिया था, तब उन्होंने एक विंडो रखी थी कि यहाँ पर एक्सेप्शनल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरकमस्टेंस में सरकार चैलेंज कर सकती है, ज़्यादा डिसीजन ले सकती है रिजर्वेशन देने का। आज इसलिए जो मराठा समाज जो है एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड, अभी पहले कहा था कि फॉरवर्ड, तब वो फॉरवर्ड था तो उसको रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं। तो ये जो रिपोर्ट था, रिपोर्ट सही ढंग से वहाँ प्रेजेंट नहीं किया गया। गायकवाड़ रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में ढंग से प्रेजेंट नहीं किया। कौन सा, थोड़ा सा आप मुझे एलाबोरेट कर पाए, कौन सा हिस्सा सर? क्योंकि गायकवाड़ रिपोर्ट में भी उन्हें बैकवर्ड, एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड ही बताया था। तो लेकिन कैसे है, वो सैंपल भी थोड़ा कम साइज का था और कोर्ट कन्विंस नहीं हुआ, कन्विंस करना चाहिए था। हालांकि मराठा समाज आज बैकवर्ड, सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, क्योंकि आज माताड़ी कामगार है, उस तोड़ मजूर है, घरेलू कामगार महिला काम करती है, कितने तो लोगों ने सुसाइड किया है, कई लोग ऐसे हैं जो लैंडलेस है, जो कम ज़मीन वाले हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो ये किसान जो है मराठा समाज के, कितने किसानों ने तो आत्महत्या की है, फिर मराठवाड़ा में। लेकिन आप लोग ऐसे तलवार की धार पे चलने वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि कुछ एक समाज, खास करके OBC समाज आश्वस्त नहीं है अब तक, क्योंकि वो तो रैली भी निकालने वाले थे और सब होने वाला था। देखिए क्या है इसमें, सरकार ने, मैंने मुख्यमंत्री के हैसियत से पहले दिन से कहा है
कि मराठा समाज को रिजर्वेशन हम देंगे जो कानून के दायरे में रहेगा, वो कोर्ट में टिकेगा, कोर्ट में भी उसको प्रोटेक्शन मिलेगा, कोर्ट भी उसको वैलिड करेगा, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके लिए पूरा बहुत बड़ा सैंपल सर्वे, सैंपल नहीं पूरा कर दिया है। और भुजबल साहब को और ओबीसी समाज को कैसे संभालेंगे? उनको भी ये मराठा आरक्षण मिलने के बाद ओबीसी का तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि हम अलग से दे रहे हैं। और जो भी आज कुछ कंफ्यूजन है तो ये निकल जाएगा ये मराठा रिजर्वेशन मिलने के बाद। जब आप मुख्यमंत्री बन के आए थे तो किसानों के साथ वादे थे। अब इस सवाल को मैं दो भागों में डालना चाहती हूँ। पहला, किसानों की आत्महत्या को लेकर महाराष्ट्र जो है वो अब भी बहुत ज्यादा भयंकर आंकड़े महाराष्ट्र से सामने आते हैं। 2020 की अगर मैं 21 की बात कर लूं तो 2700 आत्महत्याएं, 22 की बात कर लूं तो 2900 आत्महत्याएं, 2023 में अक्टूबर तक ही 2300 आत्महत्याएं, और ये वो आत्महत्याएं जो रजिस्टर हो चुकी हैं। तो हम सुधर नहीं रहे हैं उस मामले में, कहीं से कहीं तो कोई बदलाव नहीं है। ये बहुत दुख की बात है और ये सरकार के लिए भी दुर्भाग्य की बात है। आप इसको मैनेज कैसे करेंगे सर? क्योंकि ये तो कोई सरकार, इस मामले में कोई सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। नहीं, लेकिन हम जब सरकार किसानों को जितना देना चाहिए उससे ज्यादा दे रही है। हमारी सरकार ने एनडीआरएफ के नॉर्म्स जो है वो बदल दिए, दुगना दे दिया। जब नुकसान होता है तो मुआवजा जो देना है वो ज्यादा देते हैं हम। मुआवजों की बात है सर, जैसे कि मैं अगर प्याज की बात कर लें या फिर जो बेमौसम बरसात से पिछले साल की अगर बात करें तो 3 से 4 इंसिडेंट्स अलग अलग इंटरवल्स पे ये हुआ था। लेकिन किसानों का कहना है कि अनाउंसमेंट्स, घोषणाएं सरकार की तरफ से हो जाती हैं लेकिन हम तक उसका फायदा नहीं पहुंचता। उसके लिए आप क्या करेंगे? वो क्यों हो रहा है किसानों के साथ ऐसा, और कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? प्याज के जब समय पे 350 रुपया ग्रांट सरकार ने दी। करेक्ट। अभी ये जो मुआवजे की बात है, ठीक है, कुछ गिने चुने लोगों को कुछ तक कंप्लेंट होगी, लेकिन हमारी सरकार जो है वो किसानों को उनका मुआवजा मिलना चाहिए, इसके लिए पूरी सिस्टम बिठाई है। अभी कंप्लेंट, अभी अपोजिशन वाले तो बिल्कुल नहीं, मैं किसानों की बात कर रही हूँ सर, ये क्योंकि अब जैसा कि मैंने कहा कि ये मैं कवर करती हूँ, तो बड़े सारे किसान जो हैं वो कहते हैं कि हम तक मुआवजा पहुंचता नहीं है, अब तक पहुंचा नहीं है। जो पिछले साल प्याज के लिए आप अनाउंस हुआ था, अगर ऐसा कहीं पर है तो मैं खुद एज ए मुख्यमंत्री मैं उसके ऊपर ध्यान दूंगा। बिल्कुल सर। नासिक का बेल्ट सबसे ज्यादा परेशान है उस चीज को लेकर के, क्योंकि नासिक की बात कर रहे हैं तो अगला सवाल में जो नीतियां हैं, सरकारी नीतियां, उसके बारे में पूछना चाहती हूं। क्योंकि आपकी महायुति की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की भारी बहुमत की सरकार है, तो एक जो नीति है जिसने महाराष्ट्र के किसानों को, खासकर की प्याज के किसानों को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, वो है निर्यात बंदी, एक्सपोर्ट बैन। अब मतलब फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए और दाम, रिटेल के दाम ना बढ़े, उसे ध्यान में रखते हुए सरकार का कहना है कि हमने एक्सपोर्ट बैन लगाया। हाँ, ये ग्राहकों का विचार करके। करेक्ट। लेकिन महाराष्ट्र के किसानों को दरअसल यही नाराजगी है कि ग्राहकों का सोच लेती है सरकार, हमारा नहीं सोच रही। नहीं, बिल्कुल। टमाटर की तरह तो भाव बढ़े भी नहीं थे और क्यों इस तरह से दाम बढ़ा दिए? किसानों के बारे में हम लोग जरूर सोचेंगे। तो आप क्या जी, किसानों के लिए जो कुछ उनको ग्रांट देना है या मदद करनी है तो बिल्कुल सरकार करेगी। किसानों को ऐसे ही छोड़ेगी नहीं। और किसानों को नुकसान है, सरकार देखते बैठेगी, हाथ पे हाथ रखकर ऐसा नहीं करेगी सरकार। गुड टू नो सर, क्योंकि मैंने कहा कि महायुति की आपकी सरकार है और केंद्र में भारी बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार है, तो क्या प्याज के ऊपर से एक्सपोर्ट पे जो बैन लगा है वो हटाने के लिए कोई अपील आप, नहीं, हमने लेटर भी लिखा है, पीयूष गोयल जी को भी लिखा है और केंद्र सरकार को भी लिखा है। देखते हैं, लेकिन जब तक उनको ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं हम, चलो नहीं हो रहा है तो आप ऐसे ही बैठो, तो उनको जो भी हेल्प करना है हम जरूर करेंगे। जैसे 350 रुपए ग्रांट हमने दी है, वैसे हम सोचते हैं क्या करना है किसानों के बारे में। सर, अब थोड़ा सा मैं राजनीतिक सवालों की तरफ आना चाह रही हूँ। इस बार जब चुनाव होंगे लोकसभा के, पहले लोकसभा की बात कर लेते हैं, विधानसभा में तो अभी भी कुछ महीने बाकी हैं। महायुति के लिए, आपकी युति के लिए और शिवसेना का ये जो नया फॉर्म है शिवसेना का, एक लिटमस टेस्ट की तरह है ये चुनाव। इस बार बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि भाई जनता किसके साथ है। तो कौन से मुद्दे लेके आप जनता के बीच
जाने वाले हैं, वोट मांगने? मैंने पहले कहा कि डेवलपमेंट, लोग काम चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं, उनको जो भी बेसिक एम्यूनिटी जो है वो चाहते हैं। तो इसलिए हमारी सरकार डेवलपमेंट के मुद्दे पर ही लोगों के सामने जाएगी, क्योंकि हमारे 1.5 साल में 2 साल में देखा है उन्होंने काम, सरकार का काम देखा है, पिछले सरकार का भी काम देखा है। कई प्रकल्प तो बंद थे, कई प्रकल्प तो बंद कर दिए। अभी जैसे मेट्रो के काम, मेट्रो 3 के काम, समृद्धि हाईवे का काम, हमारी सरकार आने के बाद उसको तेजी आ गई। बुलेट ट्रेन का काम शुरू हो गया। और इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जैसे आज लोग चाहते हैं सब जगह काम चले, ये हमारा राज्य जो है, मैं पहले भी कहा कि इंफ्रा प्रोजेक्ट में नंबर वन पे। तो लोग किसको वोट करेंगे? जो प्रोजेक्ट बंद करते हैं, जो घर में बैठते हैं। मैं उसी पे आने वाली थी। क्या काम करने वाली सरकार को लोग वोट देंगे? करेक्ट, मैं उसी पे आने वाली थी। देखिए, ठाकरे गुट का कहना है, और जो भी अंश अब महाविकास आघाड़ी का बच गया है, क्योंकि अब तो पूरी तरीके से बदली गई है चीजें, उनका कहना है कि जिस तरह से पार्टी तोड़ी गई, जिस तरह से बाला साहेब ठाकरे के बेटे से उनकी पार्टी छीन ली गई, इसका जनता पे बहुत प्रभाव है। और सिंपैथी जो है, जो हमदर्दी है, वो जनता की ठाकरे गुट के साथ है। तो इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा कौन कहता है? ये विपक्ष का कहना है। उनका ही ना जी, जनता का कहना नहीं है, ये उनका कहना है। सिंपैथी पाने के लिए ऐसे देखो काम करने वाले लोगों के साथ रहते लोग रोज के रोना धोना करने वाले के साथ नहीं रहते, निगेटिव बातें करने वालों के साथ जनता नहीं है। वो उनको लगता है ऐसा कि सिंपैथी हमारे साथ है, लेकिन अभी जहां मैं जाता हूँ हजारों की तादाद में लोग आते हैं, लोग समझते ये तो मुख्यमंत्री हमारा है। मैं जनता के अंदर, जनता के जमीन से जुड़ा हुआ मैं हूँ। तो सिंपैथी वेव जैसा कुछ नहीं आप नहीं, लोग कैसे, लोग तो देखो, लोग देखते हैं आज इस राज्य में प्रोजेक्ट के काम शुरू है, स्कीम दे रहे हैं हम, योजना शुरू है, कई सभी सेक्टर को, किसान, महिलाओं के लिए हमने एसटी में 50% सहूलियत दे दी। मैं महिला सुरक्षा के बारे में बात करना चाहूंगी। मुंबई और महाराष्ट्र, खास करके मुंबई, महिला सुरक्षा के लिए जाना जाता था। अभी भी देश भर में सबसे ज्यादा सुरक्षित शहर महिलाओं के लिए माना जाता है। महाराष्ट्र को भी एक सुरक्षित राज्य माना जाता है, लेकिन फिर भी आंकड़े अब भी डरावने वाले हैं। एनसीआरबी के डेटा की अगर मैं बात कर लूं, 2020 में 31,000 से ज्यादा मामले महिलाओं के खिलाफ अलग अलग क्राइम के, चाहे वो बलात्कार हो, चाहे दहेज हत्या हो, चाहे खून हो, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, ये दर्ज हुए थे। 2021 में ये आंकड़ा बढ़कर 39,000 तक चला गया और 2022 में 45,000 तक जा चुका है। क्राइम रेट भी, ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नंबर बढ़ेगा भी, लेकिन क्राइम रेट भी उसी तरीके से बढ़ रहा है। तो ये भी एक जगह है जहां पे हम, चाहे कोई भी सरकार रही हो, मार खा चुके हैं। और महाराष्ट्र की राजनीति की सबसे ज्यादा दिलचस्प बात मुझे लगती है कि हर लीडर को, हर पार्टी को मौका मिला है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि जी हमें काम करने का मौका नहीं मिला। तो महिलाओं को, हमको तो थोड़ा ही समय मिला है ना। लेकिन महिलाओं को अभी हम फेल कर रहे हैं। नहीं, महिलाओं के लिए आज आपने बताया, आंकड़े तो बता दिए, लेकिन यहाँ पर अभी, पहले तो क्या एफआईआर दर्ज होते कि पता नहीं मुझे, लेकिन हमारी सरकार में हमारा होम डिपार्टमेंट और हमारी पूरी होम मिनिस्टर की भी इंस्ट्रक्शन है, मेरी भी इंस्ट्रक्शन है, हर महिलाओं के ऊपर कहीं पर भी अत्याचार हो तो तुरंत एफआईआर लॉन्च करो। कन्विक्शन रेट बढ़ गया है और ये जो ज्यादती करते हैं उनको डर भी होना चाहिए, ये डर कानून का। और क्लियरली नहीं है, तभी आंकड़े बढ़ते नहीं, जा रहे हैं। इसलिए तो अभी जो महिला सुरक्षा है, आज पुलिस, हमारी मुंबई की पुलिस है, मुंबई कारपोरेशन है, ये उनको कहा है कि महिला जहां भी कुछ भी तकलीफ हो तो 5 मिनट के अंदर उसको हेल्प चाहिए, पहुंचनी चाहिए। उसके ऊपर भी हमारी सरकार ने काम करा है। मतलब इस साल के एनसीआरबी डेटा में कुछ तो सुधार दिखना चाहिए आपके बिल्कुल मुताबिक? दिखना चाहिए। ठीक है सर, मैं फिर से राजनीति के क्योंकि सवाल- महिला सुरक्षा को हमने प्रायोरिटी दी है और महिला रिजल्ट नहीं सुरक्षा, दिखते, महिला प्रायोरिटी सुरक्षा तो अभियान, सब आ जाती है, but- थोड़ा समय तो दे, आप देंगे कि नहीं? जी, तो ये सरकार जो है, ये किसी को, कोई भी जो गुनाह करेगा, जो क्रिमिनल है, उसको सपोर्ट करने वाली नहीं है। जो सवाल पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हों, चाहे जनता भी हो, चाहे सब सेफोलॉजिस्ट हो, सबके मन में रहता है कि क्योंकि महाराष्ट्र में ये जो
भूचाल आया राजनीति में वो आपसे शुरू हुआ, उसके बाद अजीत पवार जी भी जुड़े उसमें। तो क्या आपको लगता है कि मतलब ये आरोप ये है कि इससे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी राज्य में आ गई है, पार्टियों के टुकड़े टुकड़े हो गए, कई सारे धड़े हो गए, तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपको लगता है कि थी और खत्म हो गई, या कभी थी ही नहीं, या फिर आपको लगता है कि हल्की फुल्की है, मैटर नहीं करती? नहीं, हमारी सरकार तो पूरी तरह एकदम मजबूती से खड़ी है। 200 के ऊपर हमारे साथ एमएलए है। लेकिन सर अब ऐसा हो गया है कि सारे लोग एक तरफ आ गए हैं, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के इंटीरियर में जब घूमती हूँ और एक बड़ा सवाल जो लोग पूछते हैं कि हमें पता ही नहीं है अब हम किसे वोट दें, क्योंकि कौन कहाँ जा रहा है हमें समझ नहीं आ रहा। क्योंकि अब अगर उद्धव ठाकरे और शरद पवार को हटा दें, ऐसा लग रहा है कि बाकी सारे राजनेता एक तरफ और वो एक तरफ, तो अब महाराष्ट्र की राजनीति में क्या वही दो विलन बचे हैं? मैं उस इंस्टेबिलिटी की बात कर रही थी। आपको लगता है कि या फिर ये एक वक्ती चीज है जो कि निकल जाएगी अपने आप और एक नया फॉर्मेशन है? लोगों को क्या चाहिए? लोगों को काम चाहिए, लोगों को चाहिए डेवलपमेंट। तो लोगों ने एक्सेप्टेंस दिया है, लोगों ने सरकार को एक्सेप्ट कर लिया है। तो 2 सवालों को मैं कंबाइन कर दूंगी। एक तो सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या रहेगा, क्योंकि 3 बड़ी पार्टियां साथ में आ रही हैं, और मिशन 2024 मतलब जब पावर सेंटर्स एक बार अगर आप लोगों की सरकार वापस बनती है तो क्या पावर सेंटर्स चेंज होंगे, डेप्यूटी सीएम्स कोई दूसरे चेहरे होंगे, नए लोगों को मौका मिलेगा, कैसा रहेगा? देखो, ये तो बहुत आगे की बात है। आज पहले तो हमारे सामने लोकसभा है। सीट शेयरिंग सर, लोकसभा की सीट शेयरिंग में कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि हमने तय कर लिया है फिर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। मैं फिर से आपको सीट पे ला रही हूँ। सीट कितनी मांगने वाले हैं आप लोग? नहीं, किससे? क्योंकि महायुति की सरकार है, तो आप कितने शिवसेना के कैंडिडेट्स कितनी? देखिए, अभी वो तो अभी बातचीत होगी शुरू, और उसके ऊपर हमारा एजेंडा यही है कि यहाँ महाराष्ट्र से 45+ सीटें मोदी जी को देनी है। Fair enough, sir. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर. So this was the Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shinde, and as you heard, he said that whatever has happened in terms of political changes, nothing is going to matter. His government has delivered, whether it's on the front of development or infrastructure development or the environment-friendly projects. His government has delivered on all these fronts, and that's exactly what's going to bring his government and the other alliance parties back to power in Maharashtra, and will win seats by a huge margin, not just in Lok Sabha but also in Vidhan Sabha. In Mumbai, this is Santya for CNBC TV 18.